क्वेश्चन पहचेंगे ना, जो कल कल जो पूछा था। नमस्कार सर, नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, भारत चीन युद्ध उन्माद समाचार चैनल से लेकर के हमारे सैनिकों में भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद युद्ध हो जाए। आपको सभी समाचार चैनलों पर युद्ध में भारतीय सेनाओं की तैयारी दिखाई जा रही है। आप जो समाचार चैनल खोलेंगे उस पर या तो रिया चक्रवर्ती है या फिर भारत चीन युद्ध है, लेकिन किसी भी समाचार चैनल पर युद्ध और युद्ध के बाद की परिणामों की तैयारी नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं है। अब मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाचार चैनलों को जनहित से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तो है ना जनहित के मुद्दा उठाने के लिए। आपको पता होगा अभी कोरोना आया था, लेकिन दुनिया में कोरोना से तैयारी का कोई भी चीज नहीं दिखा। हमने देखा ही नहीं कि कोई कोरोना से तैयारी हुई हो। लेकिन अगर हम भी इस चीज को अगर नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इसलिए हमने इस चीज को सोचा है कि हम इस चीज की व्याख्या उन लोगों से करें जो लोग इस चीज के पारंगत हासिल किए हैं। मेरा सौभाग्य है कि हमारे साथ परम आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, जो विंग कमांडर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके जीन में फौज है। आपके आदरणीय पिताजी भी फौज में थे, इनके भाई भी फौज में है, और मजे की बात है कि दोनों जन फाइटर पायलट के फाइटर हैं। तो अब इनसे बड़ा निपुण आदमी मुझे नहीं मिलता कि कोई होगा जिससे मैं बात करूंगा। आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब, एक तो आपका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा गुणी आदमी मुझे देख रहा है और मेरे को अपना आशीर्वाद दे रहा है। बख्शी साहब, अब करीब करीब युद्ध पर चर्चा करें ना करें वो अलग बात है, युद्ध होगी। आप मुझे बताएं कि अगर युद्ध हो जाएगी या हो रही है, सीमाओं पर तो सेना लड़ेगी, सेनाओं के बाहुबल पर शौर्य पर हमें कतई रत्ती भर भी संदेह नहीं है, लेकिन बीइंग ए सिविलियन हमको क्या करना चाहिए, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए जनता स्तर पर और सरकार स्तर पर? आप कृपया बताइए, एक तो आपको शायद अपना। देखिए, ऐसा है, हर एक देश की लड़ाई की जो क्षमता होती है वो उसके देश की मशीनरी पे डिपेंड करती है। इंडस्ट्रीज कैसी चल रही हैं, अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लोग अपना काम कर रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं। कई बार जब लड़ाई होती है तो जैसे कि घर में बहुत बड़ा कोई फंक्शन वगैरह होता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अपने अधिकार, कुछ अपने टाइमिंग्स को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे लड़ाई में भी होता है, क्योंकि सब मिलके अपनी माँ की रक्षा कर रहे हैं। एक भाई लड़ रहा है, दूसरा भाई यहाँ पे घर को देख रहा है, खेती पे है, जो खेती कर रहा है, जो ऑफिस जा रहा है, जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में है, जो तिजारत में है, सबको अपना पूरा का पूरा जोर लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है वो देश की सेवा के लिए है, क्योंकि देश ही सबसे ऊंचा है। अब इस समय सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, उनको अपना जो हित है वो उससे पहले देश का हित रखना पर चाहिए। हमने तो देख लिया है, मुझको तो कोई बता नहीं सकता कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। वो हमने अपनी आंखों से देख लिया है, जूझ लिया है, बल्कि हमने भी एक पॉलिटिकल पार्टी खोली थी एक बार, तो मुझे सब पता है एग्जैक्टली व्हाट इज पॉलिटिक्स। इस समय पॉलिटिक्स का, सियासत का कोई काम नहीं होता। वो सब के सब अपने देश की लड़ाई की मशीनरी की तरफ ध्यान होता है। यहां तक कि जब ये होगा, लड़ाई अगर और तेज हो जाती है तो रेलवेज में, रोडवेज में सब फर्क पड़ेगा। सारी की सारी ट्रेन बॉर्डर की तरफ जा रही होंगी, सामान, टैंक्स, एमुनिशन बॉर्डर की तरफ जा रहा होगा। उस समय सारे अपने जो हमारे देशवासी हैं, नागरिकों को सब पता चल जाएगा। पर मेरे अंदाज से और मेरे उससे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, जब हम बच्चे थे, छठी क्लास में थे, तो 62 का युद्ध हो रहा था। जब हमने 65 का युद्ध देखा, हम कैडेट थे, 71 में हम खुद लड़े। हमने देखा कि जो देशवासी हैं हमारे भारत के, वो ऐसे संलग्न हो जाते हैं मानो वो युद्ध कर रहे हो। ये हमने खुद देखा है। तो भारतवासियों को आप उस समय रोक नहीं सकते। एक खास कैरेक्टर है हमारे में, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको अपने आप साइड में लगा दिया जाएगा। और इसीलिए मैंने जैसे बताया कि सारों को अपना काम करना चाहिए, खासकर जो इंडस्ट्रीज में है, क्योंकि फौज इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, आपकी देश की क्षमता इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, खेती पे डिपेंड करती है। ये दोनों चीज एक साथ होनी चाहिए। और जय जवान जय किसान का जो नारा है, उसके ऊपर तो मैं सारी रात बात कर सकता हूं, अगर मैं आप इस बात से, इस टॉपिक को अगर हमने छेड़ दिया तो ये है सारी चीजें। बख्शी साहब, ये तो आपने जन भागीदारी की बात, मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि जब कोरोना का वायरस आया, दुनिया अवेयर नहीं थी कि इससे कैसे बचाव करें, मास्क लगाएं, कि हाथ धोएं, कि टीका करें, कि कैप्सूल खाएं। हम सब अनभिज्ञ थे। क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास बख्शी साहब जैसा फाइटर आदमी है, जिन्होंने युद्ध किया है, उनको बमों का पता है। दिवाली में आतिशबाजी होती है तो अगले हफ्ता दिन तक सांस लेने में समस्या हो जाती है। आप दिल्ली में देखते होंगे, ऑडिमर लगाएं कि क्या लगाएं। तो वो जो बम है, वो तो पूरे जीवन जितने आतिशबाजी हुई है सबका बारूद मिलाए तब भी उसके मुकाबले 0.0001% भी नहीं है। तो उस स्थिति को हम सिविलियन कैसे झेले? कोई मालिश करे, कोई तेल रखे, कोई कहता कि गोबर में नहाए। मतलब आप एक अनुभवी आदमी के नाते, मैं जिसकी जानकारी नहीं रखता, अगर बम फूट जाता है मान लीजिए, तो मैं क्या करूं? बैरक में चला जाऊं? जनता कैसे करे अपने बचाव के लिए? देखिए, ऐसा है, जो नॉर्मल वेपन होता है, जैसे कि नॉर्मल बॉम्ब इत्यादि होते हैं, उनका ब्लास्ट होता है। जिस समय ब्लास्ट होता है तो बहुत धमाका तो होता ही है, बहुत प्रेशर के साथ में हवा बाहर जाती है, आग लगती है, स्प्लिंटर्स निकलते हैं और एक बहुत बहुत भयंकर वाइब्रेशन होती है, जिसको कि अभी धमाके के साथ जो होता है, और बिल्डिंग्स टूट सकती हैं, छतें गिर सकती हैं और गड्ढे हो जाते हैं, और एयर का प्रेशर इतना तेज होता है, गर्म एयर का, आग लग जाती है। उसके लिए जो हमारे पास में समाधान है वो ये होता है कि इसको कहते हैं सिविल डिफेंस। लड़ाई के दौरान अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए हर एक सरकार एक सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को काम में लाती है। ये रेड क्रॉस की तरह होती है, मतलब ये लड़ाई में भाग नहीं लेती, पर ये लड़ाई से पीड़ित लोगों की मदद करती है। और जिसने की, जैसे कि आप दिल्ली की अगर सिविल डिफेंस काम ढंग से कर रही है तो सारी अपनी नागरिकों को प्रिपेयर करेगी, किस तरीके से आपको जब एयर रेड की वार्निंग आ रही है या मिसाइल की वार्निंग आ रही है, सायरन बज रहा है, तो आप किस तरीके से दौड़ के अपने जो ट्रेंचेस बनाई जाती हैं, जो बंकर्स बनते हैं, उनके अंदर जाके आप किस तरह बैठे। जैसे जिन्होंने 1971 की वॉर देखी है उनको पता है कि किस तरीके से बंकर्स बनते थे, बंकर्स या ट्रेंचेस, उसमें जाते हैं और अंडरग्राउंड शेल्टर्स होते हैं। और जो सिविल डिफेंस की संस्था होती है उसने प्रैक्टिस करवाई होती है लोगों को कि किस तरीके से अगर बॉम्ब फटा है तो उनके जो लोग आते हैं वो किस तरीके से घायलों को उठा के ले जाते हैं, लोग जो आग लग गई होती है उसको बुझाते हैं, और ये सारा का सारा कार्यक्रम चलता है। और जो बॉम्ब फटता नहीं है उसको डिफ्यूज करने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स होती हैं, आर्मी की यूनिट्स तैनात होती हैं। कोई जहां जहां बॉम्ब फटा नहीं है और उस जगह को मार्क करते हैं, लोग वहां नहीं जाते और वहां से उनको सही तरीके से निकाला जाता है। सिविल डिफेंस के ये सारे कार्यक्रम होते हैं, और सिविल डिफेंस एक ऐसी चीज है कि इसको जितनी प्रैक्टिस की जाए उतना अच्छा है। अब आपने बात की है कपल बॉम्ब की, मैं न्यूक्लियर की बात तो करी नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बैंड नहीं है, जो इंटरनेशनल कमिटी और रेड क्रॉस की सूची में बैंड लिस्ट में न्यूक्लियर नहीं है। मतलब कोई भी दुश्मन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है, किसी ने भी न्यूक्लियर के लिए कोई लड़ा नहीं है कि आप न्यूक्लियर वेपन को बैन करें। ये बड़ी अजीब बात है। आपने एक नई बात कहा, एक मिनट, ये तो मुझे कहाँ रोकना पड़ेगा आपको। मतलब जो कहा जाता है कि नो वार जो करना है, बम, नो फर्स्ट यूज बम है, वो उसमें न्यूक्लियर नहीं है, मतलब परमाणु हथियार हम चला सकते हैं। नहीं, न्यूक्लियर वेपन की जो लोग, हमारी जो उसकी डॉक्ट्रीन और पॉलिसी बनी है
उसमें ये है कि नो फर्स्ट यूज कहते हैं। अब शायद चेंज है, अब बदल गई है, पर नो फर्स्ट यूज का मतलब हम पहले नहीं फेंकेंगे, पर दुश्मन ने फेंका तो फेंकेंगे, फिर उचित कार्रवाई करेंगे। तो देखिए ये जो है, ये चाहे आप पहले करिए या बाद में करिए, एक जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो पूरी सिटी बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, आदमी भाप बन के उड़ जाता है। तो आप उसकी क्या बात कर रहे हैं? फिर उसके बाद में अगर आप देखिए, फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है और पब्लिक को तो आप अंडरग्राउंड शेल्टर में रख सकते हैं। तो कई कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने मेट्रो स्टेशन वगैरह को न्यूक्लियर शेल्टर बना दिया है। और यूरोप में तो कई जगह, कई कंट्री, स्विट्जरलैंड में अगर आपने घर बनाया है, बनाने का नक्शा दिया है, तो आपको ये बताना पड़ता है कि मेरे पास बेसमेंट है जो न्यूक्लियर केपेबल है। हर एक कंट्री में है ये प्रावधान, रूल है, हमारे कंट्री में नहीं है। ये जो न्यूक्लियर शेल्टर की जो बात है, ये बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, यूक्रेन में द कीव राजधानी है, उनकी पूरी की पूरी सिटी जो है वो अंडरग्राउंड मेट्रो में जा सकती है। वहां राशन का प्रावधान, कितने महीने रहना पड़े तो उनका मिल्क, दूध सारा होता है कि किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके। ये बहुत जरूरी होता है न्यूक्लियर शेल्टर के लिए, बहुत होता है। और केमिकल वॉरफेयर, अगर केमिकल कोई वेपन यूज कर रहा है तो आपकी मेडिसिनल डिवाइसेस ऐसी होनी चाहिए और डॉक्टर हद तक तैनात होने चाहिए। आप अपने घर से निकल जाइए, सिविल डिफेंस वार्डन लिखा होता है कई जगह पे, आप उस वार्डन से जाके पूछिए आपका कार्यक्रम क्या है। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं उसको पता नहीं होगा क्या क्या है। मैं यही कहने वाला था, आपको यही कहने वाला था कि जो हमारे सिविल डिफेंस में लोग हैं उनका तो जन्म ही 70 के बाद हुआ होगा, और जो वहां फाइटर उनका 90 के बाद हुआ होगा, तो वो तो टीवी में देखे होंगे युद्ध का। तो कौन सा एक्सपीरियंस आदमी उनको ट्रेनिंग दे रहा होगा? और इस वर्स्ट सिचुएशन में हम क्या वी आर एबल टू बी फाइट अगेंस्ट द न्यूक्लियर वार आर हेल्पलेसनेस? आप न्यूक्लियर की बात छोड़िए, नॉर्मल वॉर बहुत डिवास्टेटिंग होती है, नॉर्मल बॉम्ब बहुत डिवास्टेटिंग होंगे। पर दूसरी बात है, एक और बात बता दूं, यहां जिनीवा कन्वेंशन में जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जिसका करता धरता है, जो सबको ट्रेनिंग देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास में है, जिनीवा कन्वेंशन 1, 2, 3, 4 जितने कन्वेंशन है, उनमें हर यहां मेंशन है कि आप रिहायशी इलाकों पे बॉम्ब नहीं डालेंगे, सिविल पॉपुलेशन को आप छोड़ देंगे, आप सिर्फ फौजी ठिकानों पे बॉम्ब करेंगे, फौजी लोगों पे अटैक करेंगे, फौज से लड़ेगी, फौज सिविल से नहीं लड़ेगी, ये एक्सपेक्टेड है। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, आपकी फैक्ट्रियां शहर में बनने लगी, जहां फैक्ट्री थी चारों तरफ शहर बन गया। तो जब बॉम्ब फैक्ट्री पे करेगा तो लोग भी मरेंगे। मतलब अब मैं अगर बॉम्ब डाल रहा हूं एम्यूनिशन फैक्ट्री के ऊपर से, जबलपुर देख लीजिए आप, खबरिया, जबलपुर कहीं भी है, और यहाँ पे आप सकूर बस्ती चले जाइए, वहां पे ऑर्डिनेंस डेपो है जहां बॉम्ब रखे हुए होते हैं, ऑर्डिनेंस डेपो में लड़ाई का सामान है। अब मैं दुश्मन हूं, मैं उसका बॉम्बिंग कर रहा हूं, वो जितने लोग मर जाएंगे, अगल बगल में कोलैटरल डैमेज तो होता है। यही मेरा प्रश्न यही था जिसका आपने उत्तर दे दिया। मतलब कि जो हमारा शहर के बसावट है, जो शहर बसाने का कार्यक्रम है, उस पर ना तो कभी किसी ने विचार किया, ना उस सिचुएशन के लिए किया। राकेश जी, आपने बहुत ही ऐसे पत्ते की बात करी है कि मैं सोच नहीं सकता था कि किसी सिविलियन के मुंह से निकलेगी। ये जब सर आप लोगों का सानिध्य है, आप लोगों का सानिध्य है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जब बनी थी तब कोई शहर सामने नहीं था। जब पालम बना था तो जंगल था, जब शकूर बस्ती का वो था जंगल था। आप जो एयरफोर्स की मिसाइल वगैरह जहां रखी जाती है, उनके 900 मीटर तक कुछ नहीं होना चाहिए, वहां जंगल था। धीरे धीरे लोगों ने बनाना शुरू किया। अब बगल में यहां मिसाइल बेस है, यहां बगल में दीवार है और लोग रह रहे हैं। और यहां तक कि ये वो है कि ट्रक्स की खड़खड़ाहट से जो वाइब्रेशन होती है वो मिसाइल पे असर कर सकती है, ये भी खतरा है। तो आपको, क्योंकि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है, उनको लागू करना चाहिए कि आपको एक मिलिट्री डेपो से कम 900 मीटर का डिस्टेंस रखना है, वो आपको करना चाहिए, वो नहीं करते। तो ये जो है
ये चीजें बहुत ही, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छी होती है वो ध्यान रखती है, पर पॉलिटिक्स आ गई और उसने किसी ने, पॉलिटिशियन ने कहा यार छोड़ो इसको, नहीं रहने दो, या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये वो कर कर के बात आई गई हो गई, और अब ये हालत खराब है। अब कौन किससे लड़ेगा, कौन किसको कहेगा? क्योंकि आपको पता है ये फौज को लड़ाई, ये ऐसी फालतू लड़ाइयों का समय नहीं है उनको, तो वहां पे सबके सांस फूल रहा है कि अपने सीमा के ऊपर की उसकी कैसे रक्षा की जाए। कौन किसकी परवाह करता है ये छोटी छोटी चीजों की? ये सिविल एरिया, सिविल गवर्नमेंट का काम है, और इसकी कुमार श्रीकांत का स्वागत करते हैं। कुमार श्रीकांत जी भी आ गए, आप पूछ रहे थे ना, मैं बोला वो आएंगे। अब आप बताइए कि हम तीनों लोग आपको दिख रहे हैं कि नहीं बख्शी साहब? नहीं है, कोई नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप देख आशीर्वाद नहीं देंगे, बट आप हम तीनों को दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, और आप बहुत सानिध्य है कि हम दो भाइयों के कंधे पे हाथ है, मतलब बीच में आप दोनों के सर पे आपका हाथ है, ये हम लोगों के प्राउड की बात है। श्रीकांत साहब, बख्शी साहब से एक मैंने बड़ा ही प्रश्न पूछा और मैं डर गया, ईमानदारी की बात बोलूं कि बख्शी साहब से बात करके मैं कांप रहा हूं। बख्शी साहब ने जो कहा, देखिए हमने देखा कोरोना में, हमारे पास एक्सपीरियंस है, दुनिया में किसी को पता नहीं था कि कोरोना नाम की कोई बीमारी, महामारी आए। हमारे पास पीपीई किट नहीं था, हमारे पास ऑक्सीजन का मशीन नहीं था अस्पतालों में। वो अच्छा हुआ कि कोरोना ने कुछ अस्पतालों की व्यवस्था सुधार दी, लेकिन हमारे यहाँ बारिश आने के बाद छाता खरीदने का रिवाज है। जब हम भीग जाते हैं ना तो फिर छतरी लेते हैं। चूंकि हम समाचार, हाँ मतलब हम समाचार चैनल तो है नहीं कि टीआरपी का काम करेंगे। आप भी अपने सत्यनेशी भारत पर जनहित का मुद्दा उठाते हैं, तो बीइंग एक जनहित हम लोगों का कर्तव्य है कि वो चीज जो समाचार चैनलों से गायब है या समाचार पर स्थान नहीं बनाता, हमारा सौभाग्य है कि प्रफुल्ल बख्शी ऐसा इतना बड़ा पर्सनालिटी, अनुभवी फाइटर पायलट का फाइटर हमारे पास है, तो हम इनका अनुभव अरे साहब, फाइटर ऑलवेज फाइटर, वो कमांडो मान तो पोस्ट है, फाइटर ऑलवेज फाइटर। नहीं, ये कमांडर थे, इसका मतलब यह है कि इनके अंडर कमांड आती थी, चीजों को अपने हिसाब से और देश के लिए जो बेहतर हो सकता था उसको किया करते थे। जी श्रीकांत जी, प्रफुल्ल साहब को एक मिनट के लिए आराम देके हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं श्रीकांत जी कि जैसा कि हमने पीपीई किट की तैयारी नहीं की थी कोरोना के टाइम, जैसा कि सर बता रहे हैं कि अगर बम गिर जाएगा तो और शहरों में, दुनिया, इन्होंने तो दुनिया घुमा हुआ है, वहां अगर आप घर बनाने की नक्शा पास कराएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप बम्बिंग के टाइम में कहाँ रहेंगे, मतलब आपका बेसमेंट है कि नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, मतलब हम तो सूर्य के डर अब रात में सोएंगे नहीं। अब बताइए कि कैसे करेंगे बिंग पत्रकार, उसके बाद बख्शी साहब से हम बात करेंगे। बिंग पत्रकार आप बताइए, आप बाद में आए। जी जी जी, पहले तो प्रफुल्ल सर को जय हिंद, और राकेश सर, आप राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा और इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रफुल्ल सर और आपके मैं एक बात कहना चाह रहा था, अगर आप विदेश जाएंगे सर, प्रफुल्ल सर अगर आप विदेश जाएंगे तो जो सड़कें होती हैं वो नाक की सीध में बिल्कुल क्लियर होती हैं। अगर लेफ्ट है तो वो सड़क माइल्स टू माइल्स चलती रहेंगी, कहीं लेफ्ट और राइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता होगा सर, ठीक है। और तमाम जो शहर बनते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, पहले नक्शों पे बनते हैं, नक्शे के बाद वो धरातल पे आते हैं। भारत में आप किसी भी सड़क को क्लियर कट नहीं देखेंगे, कहीं टी पॉइंट है, कहीं मोहल्ला है, कहीं गली है, कहीं कुछ है, यानी कि यहाँ आवश्यकता के हिसाब से जगह बनी है ना। और बनाने के हिसाब मतलब बनाते वक्त चीजों को रेखांकित नहीं किया गया और चीजों को प्लांटेड तरीके से नहीं बसाया गया है। कुछ एक शहरों को छोड़ दिया जाए तो 25 गज में 50 गज में यहाँ घर बनते हैं हमारे देश में, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसीलिए जब ये चीजें बनती रही, अगर दिल्ली को आप देखें तो दिल्ली में कुछ दिल्ली का है नहीं, क्योंकि दिल्ली पहले कोई बड़ा कुछ था नहीं, बाकी राज्यों से आकर लोग यहाँ बसे और दिल्ली बसाई। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम क्योंकि उस मूर्त को सोचते नहीं है,
क्योंकि पिछले 70 सालों में हमारे दिमाग में एक ही चीज जो है वो बनाया गया है कि हम कहीं आक्रमण नहीं करते, हम कहीं मारते नहीं है, हम कहीं जाते नहीं है, हमारा किसी के साथ विवाद नहीं है, हम गांधी का देश है। हम भूल जाते हैं कि हम भगत सिंह का देश है, हम भूल जाते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस का देश है, और ऐसी विकट से विकट परिस्थितियों के लिए हम तैयार नहीं रहते। बख्शी साहब तो सोचते नहीं, कहते कि ना हमारा तो अशोक का देश है, हमारा गांधी। बख्शी साहब ये कहते हमारा अशोक का देश है तलवार वाला। वो तो नहीं, ये बात सही कह रहे हैं बख्शी जी, ये बात सही कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूं, देखिए मैं आज कुछ हिस्टोरिकल आपको चीजें बताता हूँ। रजिया कभी जाकर ना आप अपने एक मिनट मैं जरा, एक हमारे आदरणीय प्रेमनंद द्विवेदी जी, आप नागपुर में रहते हैं, हमारे पूर्वांचल का रहने वाले हैं। आपने आदरणीय बख्शी साहब को लिखा है ग्रैंड सैल्यूट टू ग्रेट एयर वॉरियर बख्शी साहब। बख्शी साहब हमारे प्रेमनंद द्विवेदी जी ने आपको लिखा है, आपको चूंकि दिख नहीं रहा है इसलिए आप नहीं देख पाए, इसलिए मैंने पढ़ के बता दिया। ग्रैंड सैल्यूट टू ग्रेट एयर वॉरियर बख्शी साहब, ये है प्रेमनंद द्विवेदी जी। थैंक यू द्विवेदी साहब, थैंक यू वेरी मच। अब बताइए। यजीदी आपको पता होगा ईरान और अफगान की बॉर्डर पर है यजीद शहर। यजीद शहर में मतलब छोटा सा सिर्फ कोटेशन दे रहा हूँ, यजीद वो जो मोर की पूजा करते हैं, वो जो अग्नि की पूजा करते हैं, वो जो मूर्ति के पूजक हैं यजीद, ठीक है। आप पाकिस्तान के अगर फाटा के आगे जाएंगे तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी भी मूर्ति पूजक हैं। यानी कि हमारे देश की सीमाएं केवल ये छोटे से भूभाग, ये हिंदुस्तान, ये छोटा सा इंडिया नहीं था। हमारे देश में मैं आपको बता दूं, बिफोर क्राइस्ट हमारा देश का मानचित्र में चाइना भी था, अफगानिस्तान भी था, ईरान, इराक, मंगोलिया, और ये सारा भूभाग जो है वो सम्राट अशोक के अंदर आता था, वो तमाम लोगों के अंदर आता था, ठीक है। तो इस चीज को हम भूल चुके हैं, हम एक छोटे नक्शे पर, एक छोटे भूभाग पर सिमट चुके हैं, और हम इस देश को गांधी का देश मानते हैं। अच्छा है कि चीन वाला हिंदी नहीं समझता, नहीं तो आगे आप झगड़ा करवा देते हैं। एक और चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ, छोटी सी चीज, उसके बाद आप प्रफुल्ल जी के पास जाइएगा। लेकिन एक और चीज राकेश जी, इतना भी भय नहीं, इतना भी निगेटिव मत सोचिए। आपको पता है जब पीपीई किट हम 2,500 और 3,000 रुपए में बाहर से खरीदते थे, और जब कोविड-19 के दौरान हम पीपीई किट बनाने लगे तो हम ही बाहर बेचते हैं 150, 250, 300 रुपए में। देश में जो किट है वो 150, 200 मेरे ख्याल से आपका टूट रहा है। बख्शी साहब सुन रहे हैं? मैं प्रफुल्ल जी को भी देख रहा हूँ और मुझे लगता है मेरा लाइव ठीक जा रहा है, ठीक है। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। मैं आपको बताऊं कि पूरे विश्व में 2nd नंबर पे हैं हम जो पीपीई किट बना रहे हैं। पूरे विश्व में हम सबसे चीप रेट में वेंटिलेटर बना रहे हैं। पूरे विश्व में हम सबसे चीप रेट पे जेनेरिक दवाइयां कोविड से लड़ने के लिए बना रहे हैं। और अगर रशिया ने स्पुतनिक कोविड-19 की वैक्सीन तैयार की है तो वो भारत में बनवा रहा है, और 10 करोड़ डोज अक्टूबर या नवंबर तक भारत में आएंगे भी, जो भारतीय कंपनियां बनाएंगी स्पुतनिक की। तो देखिए हमारे में भारत देश में आप कह सकते हैं प्रतिभा की कमी नहीं है, पोटेंशियल की कमी नहीं है, ऊर्जा की कमी नहीं है। कमी केवल इस बात की है कि हम अपनी मानसिकता को पहचाने, मतलब हम अपने इतिहास को ग्लोरीफाई, इतिहास को समझें। हो रहा है वीडियो नहीं, मुझे प्रफुल्ल जी क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं जी, प्रफुल्ल सर क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कुछ कहना चाह रहे थे। एक मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि जैसे अभी कुमार साहब बोल रहे थे, ये हमारा जो रवैया है ये चेंज हुआ है जब मुगल आए और अंग्रेज आए, तो सबसर्विएंट जिसको कहते हैं ना कि दबा हुआ गुलामी वाला रवैया आना शुरू हुआ, तो हमने उसको मेंटल स्टेट में ये बताना शुरू कर दिया, हम बड़े शांति प्रिय हैं, हम लड़ते नहीं हैं। देखिए सब बातें गलत हैं। शांति प्रिय की बात का कोई मतलब नहीं होता। शेर भी शांति प्रिय है, जब तक उसको भूख नहीं होती, उसको खाना नहीं खाना होता, वो बड़ी शांति से सोता है। आप उसके सामने से निकल जाइए, आपको नहीं कुछ कहेगा। शेर भी अपने समय पे खाता है। जब हिंसा की जरूरत होती है तो हिंसा होती है।
इसीलिए भारत में हमारे जितने राजे थे आप देख लीजिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारा कहां तक रूल था। कनिष्का ने पूरी चाइना को कॉन्कर किया हुआ था। हमारा जो आधिपत्य था वो अफगानिस्तान से आगे, ईरान से आगे तक का था। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के एरिया हमारे अंडर आते थे, और इंडोनेशिया, वो सारे, जावा, सुमात्रा, सारे। कैसे हमारी मूर्तियां वहां इसलिए पहुंची क्योंकि हमारे राजा, हमारे शिप्स वहां गए और उनका जो प्रभाव था उसके कारण हुई। तब उस समय आपने अश्वमेध यज्ञ सुना होगा। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? आपने घोड़ा छोड़ दिया, जहां तक घोड़ा गया वो जमीन आपकी, अगर हिम्मत है तो लड़ लो आके। इसको कहते हैं एक्सपेंशनिज्म। हम चाइना को कहते हैं एक्सपेंशन। हम थे, और हम गर्व से कहते हैं हम थे। हमें शर्म क्यों आती है कहने में? मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आई कि हम शांति प्रिय हैं, हम लड़ेंगे नहीं। लेकिन प्रफुल्ल सर 712 में मुगल आए, और मुगल इससे पहले कम से कम 100 बार आए, मार के चले गए, मतलब हार के चले गए। 712 में एक इन्वेंशन आया और वो मुगलों ने देश में राज किया। लेकिन एक चीज आपको, प्रफुल्ल जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सॉरी टू से, राकेश सिंह परमार साहब, जो किले होते हैं ना, किले, जो महल होते हैं, महलों के गेट ना अंदर से सबसे पहले खोले जाते हैं, बाहर से नहीं कोई तोड़ पाता है, अंदर से सबसे पहले खोले जाते हैं। तो हमें अपने देश के उन गद्दारों को, उन देश को बेचने वालों को, और जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति को विनाश करने के पीछे पड़े हुए हैं, जो कम आंक रहे हैं अभी भी भारत को चाइना के विरोध में, कि भारत कहीं टिक नहीं पाएगा, उनकी भी नक्काशी करना बहुत जरूरी है, उनकी भी शिनाख्त करना बहुत जरूरी है सर। कुमार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमको संभल के रहना घर में छिपे हुए गद्दारों से। जब मैं बच्चा था 5वीं क्लास में, तो एक गाना आया था, बिगुल बज रहा आजादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। कहनी है एक बात हमें है आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार जो कौम है, ये हर एक जनरेशन में चलती है। ये जैसे कि घास के साथ में जो फालतू वाली घास उगती है, कौम, ये गद्दार कौम आती है, तो उसको छोड़िए। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा जो अधिकार था दुनिया में कहां तक का नहीं था, और इसीलिए अब हमारी ये मेंटालिटी है। मैंने अब देखा है कि अब भारत की मेंटालिटी चेंज होने वाली है। ये 29-30 की रात को जो हमने साउथ पेंगोंग के ऊपर हमला किया है, ये हमारी ये मेंटालिटी दर्शाती है कि अभी लड़ाई शुरू होने से पहले ही आपने प्रीएम्प्ट कर दिया, आपने बालाकोट पे हमला किया। ये अभी तक 1947 से अब तक नहीं हुआ था। ये बदलाव देख रहा हूं मैं, और ये बहुत अच्छा बदलाव देख रहा हूं। इसीलिए अब भारत का चरित्र उभर रहा है, चरित्र निकल रहा है अब। और ये चीज है जो कि हमको अब देखनी है। और इसीलिए जब ये देखो लड़ाई, आपको सबसे पहले चीनियों को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों धन्यवाद देना चाहिए? अगर चीनियों ने 62 में लड़ाई ना करी होती तो आप तो सो रहे थे घोड़े बेचकर। आपको कुछ पता नहीं था, ना फौज को पता था, ना पॉलिटिशियन को पता था, कोई नॉलेज नहीं था किसी का। सब दे दे राम अपने ख्याली दुनिया में, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, सारे ऐसे थे। ये जब उन्होंने हमें झिकझोरा, प्रफुल्ल सर एक बात बोलूं मैं आपको, बात पूरी करने दीजिए। 62 में उन्होंने जोड़ा तो 65 की लड़ाई हम जीते। और अभी चीन ने इस समय हमारे पे जो जिस तरीके से बर्ताव शुरू किया है, अब जागरूकता आनी शुरू हुई है। नहीं तो अभी तक आपकी सड़कें नहीं बनी थी। चीन ने चीन के रेलवे लाइन बॉर्डर तक आ रही है, टैंक वहां तक उतर रहे हैं। आपका आदमी अभी भी पिट्ठू लाके टट्टू पे बैठ के पैदल चल के कैसे कैसे जाना पड़ता है। ये जो है, हाँ, हमारी टेरेन भी खराब है, तो हमको पहले जल्दी शुरू कर देना चाहिए था काम। 62 के बाद हमें 70 से काम शुरू कर देना चाहिए था। हम 40 साल पीछे रह गए। अब मामला शुरू हुआ है, अब बन रहा है, अब हम तरक्की कर रहे हैं, पर अभी भी 5-6 साल और लगेंगे। ठीक है, लेकिन प्रफुल्ल सर इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा।
राकेश जी, मैं एक बात जोड़ सकता हूं क्या इसमें, एक बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, करिए। सर, जब देश आजाद हुआ, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा कि जब देश आजाद हुआ तो आपके देश में तकरीबन 200 से ज्यादा कारखाने ऐसे थे जो मिलिट्री के साजो सामान बनाते थे, जो युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें बनाते थे। और अंग्रेजों ने ये स्टैब्लिश किया था भारत में, और भारत में इसको बनाना काफी चीप था, और वो वापस इंग्लैंड में ले जाते थे ना। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, अंग्रेज, आपको पता है, चर्चिल के लास्ट डेट तक चर्चिल इस बात को भरोसा था कि भारत से बन के आने वाले जो लड़ाई के जो साजो सामान है, उसके बदौलत ही हम जर्मनी को डिफीट करेंगे। भारतीय सैनिकों का जो जज्बा है, उसके कारण ही हम जर्मनी को डिफीट करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, वो कहां गायब हो गया सर? 250 से ज्यादा कल कारखाने थे, उनमें मैं कह रहा हूं कि एक चाय का कप नहीं बनता है। और आपके यहाँ जितनी भी युद्ध के लिए साजो सामान होता है, और युद्ध जब स्टार्ट होता है, कारगिल की मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, तो आप सोने के भाव में मट्टी खरीद के ला रहे थे, युद्ध लड़ना था आपको। और आज की डेट में भी सर थोड़ी बहुत उन्नति हुई है, लेकिन अपने देश को युद्ध में जो सामरिक इस्तेमाल के लिए जो औजार चाहिए, जो वेपन चाहिए, उसमें आपको क्या लगता है कब तक हम खड़े होंगे? क्योंकि अभी भी हम 70 साल की गुलामी से बाहर नहीं निकले, अभी भी वो कारखाने बंद हैं। मैं आपको बता देता हूं कि ये सारा का सारा, मैं अब आपको ढंग से समझा देता हूं। अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, जो हमारा HAL था वो सारे जहाज बना रहा था। HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वालचंद ग्रुप के नीचे आता था, वो सब कुछ बना रहा था। अब उसके बाद में धीरे धीरे जब हमने अपनी फौज को कम करना शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया फौज की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किस तरह अंग्रेज जनरल जो आया, उसको आपने, नेहरू जी ने कहा हमें तो फौज की जरूरत नहीं है, हम चीनी हमारे भाई हैं, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। जब ऐसी मनोस्थिति बन गई तो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह जिसकी आप बात कर रहे हो, उन्होंने कॉफी परकुलेटर बनाने शुरू कर दिए। कॉफी परकुलेटर समझते हैं, जो कॉफी बनती है। तो जब सन 62 की लड़ाई हो रही थी तो जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉफी परकुलेटर बनाता था। अब आप बताइए, आप कॉफी परकुलेटर से क्या कर लेंगे? लड़ाई करेंगे? मतलब ये तो एक कार्टून भी कोई बनाएगा तो ऐसा भद्दा कार्टून नहीं बन सकता। मतलब ये ऐसी चीज हो रही थी। तो और दूसरी बात है कि आपको ये भी नहीं पता, हमारे को आप बैठे हैं कि हमें आजादी कैसे मिली। आप दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। किसने कहा बिना खड़क और बिना ढाल? 26,000 सैनिकों ने आहुति दी थी, सुभाष चंद्र बोस की सैनिकों ने, तब आपको आजादी मिली थी। और क्यों मिली थी मैं बताता हूं। जब 1946 में जब सुभाष चंद्र बोस की सेना वगैरह जो थी, बाद में उसका बहुत फैलाव इफेक्ट हो गया था, यूथ सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह थे वो सारे आग से भरपूर हो गए थे। तब अंग्रेजों को पता चलने लगा, और उस समय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने म्यूटिनी करी थी। नेवी की म्यूटिनी ने हिला दिया अंग्रेजों को। 460 इस्टेब्लिशमेंट ने म्यूटिनी करी। एयरफोर्स की कराची से शुरू हुई म्यूटिनी, और यहां तक म्यूटिनी हुई आर्मी में, जबलपुर की म्यूटिनी अभी आर्मी हेडक्वार्टर ने छुपा दिया है। वो जो थी, अंग्रेजों को हिल गए कि यार ये तो क्या हो रहा है। हम तो सोचते थे हम यहां पे हुकूमत करेंगे या हमारे जान के लाले पड़ रहे हैं। उन्होंने उनकी 1948 के करीब, एंड ऑफ 47 में जाना था, उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और अपने 3 रूट बनाए, दिल्ली कैलकाटा, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली मद्रास, और एक एक गोरखा बटालियन को लेकर वहां से निकल गए, छोड़ के चले गए जल्दी। तभी आपके 1947 जल्दी हो गया था इंडिपेंडेंस डे। और ये पता कैसे पता चला? जब क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे तो उनसे पूछा गया था कि आप जल्दी क्यों चले गए, क्या आप क्विट इंडिया मूवमेंट से डर गए? तो कहता है फार फ्रॉम इट, हंस के कहता है इट इज बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड हिज INA मूवमेंट, म्यूटिनी बाय द 3 सर्विसेज व्हिच ब्रोक द बैक ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज, कि अब दिन पिकनिक खत्म हो गई है, अब यहां से भागो। पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये पढ़ाया नहीं जाता है ना। और कुमार साहब, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था ये पता नहीं है लोगों को।
कौन था पहला प्रधानमंत्री? सर मुझे पता है, सुभाष चंद्र बोस थे। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस थे। वो इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था, पर 17 कंट्री ने उनको एक्सेप्ट किया था। ये अभी तक किसी को नहीं पता। हमने हिस्ट्री बदली हुई है, तो जब बदलती हिस्ट्री आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो बदला बदला नजर आएगा आपको। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो अब जो है, ब्रेकिंग न्यूज तो किसी चैनल पर नहीं है। ये ब्रेकिंग न्यूज कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ईमानदारी से बख्शिश आप पूछूंगा, जो IAS IPS की तैयारी कर रहा है उसके ऊपर, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मे बी कि नोबडी कैन एबल टू बी से कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। शायद यही बात है। अरे वो तो अंदर की बात तो और भी छोड़िए कि वो तो इलेक्शन जीत गए थे तो गांधी जी ने बोला नेहरू को बनने दो, सारा का वो तो उस बात को तो छोड़ दो। वो दैट वाज हिस्ट्री, वो अलग बात है। वो अलग। मैं ये कहने की बात कर रहा हूं कि हमारे को अपने गर्व ही नहीं है, अपनी मातृभूमि पे ना कोई शान है ना गर्व है। तो अब क्या आप जिसको कहते हैं लतखोरी लाल, एक पंजाबी में वर्ड है कि लात दूध खा के बड़ा जो हुआ है, और लतखोरी लाल है हम। तो जब यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, हैं, यही तो साथ गेम हमारा। तो इसीलिए अब जो हम देख रहे हैं, ये जो अब बदलाव आ रहा है, ये हमारी आंखें खोल रहा है। अब जो भारत में जो उन्नति और ये जो गर्व स्वाभिमान आ रहा है हर एक के में, वो स्वाभिमान को देख के कई लोग बहुत डर गए हैं। उनको इसकी आदत नहीं है। ये प्रॉब्लम है सारी की सारी। सो हमारा जो मेरा प्रश्न बख्शिश साहब फिर वही था। देखिए, फौज के वीरता पर रत्ती भर में मुझे मालूम है युद्ध होगा, हमारी फौज निपट लेगी, 1 फ्रंट हो, 2 फ्रंट हो या मल्टीपल फ्रंट हो, उससे हम आज सोच ही नहीं रहे। मैं बख्शिश साहब के वीरता पर मैं प्रश्न ही नहीं करना चाहता, उस पर बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मतलब ये डाउट का मुद्दा ही नहीं है। मैं जहां डाउट नहीं, मुझे भरोसा है, वहां पर मैं आपका अनुभव चाहता हूं। जैसे कोरोना महामारी आया तो हम पीपी किट बनाने लगे और आज दुनिया में बहुत बढ़िया स्थिति में हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या जब एक बार बम गिर जाएगा, क्या एक बार बम गिर जाएगा तब हम बम की शेल्टर बनाने लगेंगे? हम इससे अवेयर करें कि इस विषय में आप जनता को बताइए। राकेश परमार मूल आदमी जिसको पता ही नहीं है कि बम गिरने के बाद मुझे पहले भाग के कहां जाना है, क्योंकि मेरा तो घर ही 18वीं मंजिल पर है, तो मैं जाऊंगा इस स्थिति में। बताएं राकेश जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप तो वेरी इंपॉर्टेंट सिटीजन हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जो एरिया में, सिटी में जाइए, उनसे पूछिए ये सिविल डिफेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। आप सिविल डिफेंस में जाके उनसे बात करिए कि आपका काम क्या है। सिविल डिफेंस वो एक बड़ा पुलिस अफसर को डायरेक्टर जनरल जरूर बना दिया उसका, और ये सब कुछ ठीक है, पर क्वेश्चन ये है, उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज क्या है। और फिर आप सिविल जो वार्डन होते हैं सिविल डिफेंस के, आपको कई गलियों में मिल जाएंगे, कई लेन्स में मिल जाएंगे। आप उनसे पूछिए ये आपने वार्डन लगाया हुआ है, आपकी ड्यूटी कब है, कब आप सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कब कर रहे हैं, कब दिल्ली की एक्सरसाइज कब होगी। मेरे को लगता है एक हुई थी कुछ साल पहले बस, और अब जो चाइनीज का और 2 फ्रंट वॉर की बात आ रही है, ये तो हमारे को एक हफ्ते में एक होनी चाहिए। बिल्कुल, और लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड बैंक्स की जो बात है, उनको किस तरीके से हिफाजत में रखा जाएगा, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स कहाँ बनेंगे, एम्बुलेंस कैसे होंगी, और एम्बुलेंस के ड्राइवर्स की कमी होगी, डॉक्टर्स की कमी आएगी। ये सारे के सारे सिविल डिफेंस इस सबको देखेगा। शेल्टर की बात तो बिल्कुल ठीक है, बंकर्स की बात भी ठीक है, पर आपको न्यूक्लियर मेडिसिनल डिवाइस, केमिकल वॉरफेयर की एंटी डिवाइस, वो अपने बायोलॉजिकल वेपन छोड़ेगा चाइना। उसने अगर दुनिया को कोरोना से हिला दिया है तो भारत के रिश्तेदारी थोड़ी है उसकी, वो तो जरूर करेगा, वो जरूर इसका फिर साइबर वॉरफेयर होगी, साइबर अटैक होगा, तो आपकी पूरे का पूरा ग्रिड को, नॉर्थ इंडिया का ग्रिड चला गया था 4 साल पहले, 5 साल पहले, अगर आपको याद हो रहा है। हम लोग सोच रहे थे क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी क्यों फेल हो गई। वो कर सकता है। आपकी फैक्ट्रियां, हॉस्पिटल, एयरफील्ड, एटीसी, ये फ्लाइंग कंट्रोल, ये सारे के सारे साइबर पे हो सकते हैं। तो आपकी जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक हॉस्पिटल, ब्लड बैंक वगैरह, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। आपके डैम्स के दरवाजे खुल सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें भी
से पब्लिक को अवगत कराना चाहिए। इनफैक्ट इसकी स्टडी होनी चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, ताकि वो अपने माँ बाप को घर जाके लोगों को जाके समझाएं, बताएं कि ये ऐसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग गली गली में देनी चाहिए कि किस तरीके से है, ये इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग गया है तो क्या करना है, आग से क्या करना है, ये छोटी मोटी चीजें सबको पता होनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूं, लोग कहेंगे बोलना आसान है, पर अगर कोई बोलेगा नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप बोले तो उनको पता ही तो नहीं चलेगा ना, पहले बोले वो आदमी बोले जिसको इसका एक्सपीरियंस है, जो इस पर प्रभाव से बोल सकते, तभी तो हम समझेंगे। हाँ कुमार सरकार जी कुछ आप देखिए तमाम पत्रकार, तमाम मीडिया हाउस, तमाम बुद्धिजीवी जितने भी हैं, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी और कम्युनिटी जितनी हैं, वो इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, इन मुद्दों पर बोलना नहीं चाहती। उनको कोई झिझक है, कोई शर्म है, कोई, मुझे वो समझ नहीं आता कि आखिर तमाम मीडिया और तमाम सोसाइटीज जो हैं वो इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं उनका वेस्टर्न इंटरेस्ट भी होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप दोनों लोगों को, और आप दोनों लोगों को मैं दावत भी देना चाहूंगा, मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा और आपके दर्शकों को भी, राकेश सिंह परमार साहब, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि कल सत्यान्वेषी भारत में कल शाम 5 बजे हम एक ऐसे पत्रकार के बारे में बात करने वाले हैं जिस पत्रकार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो पत्रकार देश की सुरक्षा की तमाम जानकारियां जो हैं वो चाइना को बेच रहा था, बांट रहा था। और ग्लोबल टाइम्स, सर प्रफुल्ल सर, ग्लोबल टाइम्स के लिए वह एडिटोरियल्स लिखता था, आर्टिकल्स लिखता था, और एक चीनी महिला और एक नेपाली युवक भी पकड़ाया गया, और सेल्फ कंपनियों के द्वारा जो किस तरीके से उसके खाते में तकरीबन 3 सालों में 80 लाख से ज्यादा रुपए आए। और देश के उन तमाम पत्रकारों और बुद्धिजीवियों पर भी हम बात करेंगे जो देश के महलों के गेट, किलों के गेट अंदर से खोलते हैं और देश की खुफिया, और मतलब मैं आपको बताऊं कि सेना की जानकारियां, डोकलाम में सेना कहां पर है, और यहां तक कि गलवान वैली में सेना कहां पर डिप्यूट है, और कौन कौन से आर्म्स कहां पर वर्किंग है, वो तमाम जानकारियां चाइना के खुफिया विभाग को दे रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसको अपने अरेस्ट किया है। और खास तौर से जो बौद्धिक लोग चाइना की गुलामी करते हैं, मानसिकता गुलामी, उस पर भी कल सत्यान्वेषी भारत 5 बजे एक डिबेट करेगा और उन लोगों के चेहरे से नकाब उतारेगा। आप दोनों लोग आमंत्रित हैं उसमें। बढ़िया बात होगी, हम सब मिलेंगे आपको। मैं एक बात और बता दूं, आप दोनों को बताता हूं, ये बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जिनको बाहर से पैसा मिलता है और उनका काम यही होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करते रहो हर बात। वो ट्विटर पे बैठ जाएंगे और ये ऐसी कंपनी और खासकर ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर लेते हैं और वहां से फिर ट्विटर के द्वारा ये फैलाते रहते हैं कि काश ये प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट गिर जाए, कि काश ये हो जाए, वो हो जाए, इनको वोट नहीं मिलेगा। ये मतलब ये सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते रहते हैं। ये इसलिए है, ये बाहर से पैसा लेते हैं, ये बाहर से उनको पैसा मिलता है और इसीलिए ये हमारे को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपनी देश और अपनी मां को बेचता है उसको तो कोई माफ नहीं कर सकता। बख्शी साहब, ये तो दुनिया जानती है, मैं नाम नहीं रखूंगा, एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर के 26 जनवरी पर रजाई में आ जाता है, तो वो छोड़िए वो कौन और कहां से कैसे गॉन होता है, एवरीबॉडी नो। अब मेरा मुद्दा वो नहीं था। राकेश जी एक मुख्यमंत्री की बात करें तो एक मुख्यमंत्री बता दूं, 1962 में जब देश की चाइना के साथ लड़ाई हुई थी तो 1962 में वो मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन उसने ब्लड कैंप लगाया, लोगों के ब्लड, युवाओं को लिया और उसने कहा कि हम चाइना को सपोर्ट करेंगे। और इस वक्त वो केरल का मुख्यमंत्री है, वो संवैधानिक पीठ पर बैठा हुआ है। वो सब हम देखा। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि चीन में बारिश होते हैं, हम लोग छतरी खोल लेते हैं, उनसे तो हमको फाइट करना है। आज मेरा मुद्दा श्रीकांत जी ये नहीं था। आज मेरा मुद्दा जो था वो एक तो पहले आदरणीय प्रेमनाथ जी को दोबारा सादर प्रणाम। द्विवेदी जी ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि युद्ध के आगे और पीछे के तैयारों पर गंभीर जानकारी, बख्शी साहब का जवाब नहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। इसीलिए तो आज बख्शी साहब को मैंने सादर अनुरोध किया था कि कृपया बताइए। बख्शी साहब, हम फिर घूम के अपने उसी मुद्दे पर आते हैं। हम ये खुफिया, ये सब हम चाहते भी नहीं कि खुफिया पर ज्यादा बातचीत हो।
नहीं तो हम पर इल्जाम आएगा कि ये काहे खुफिया पूछ रहा है। मैं सरकार, आपने जो बताया वो सब सरकारी स्तर पर तैयारी है कि वो सिविल डिफेंस करेगा, फलाना करेगा। हमने तो नहीं देखा। हम तो जब बाढ़ आता है ना तो कहीं कहीं सिविल डिफेंस देखते हैं, बाढ़ में। हमने कभी बम फटने में कहीं देखा नहीं। ईश्वर ना करे कि बम फटे। एक बार हिरोशिमा नागासाकी में फटी थी, आजकल उसके आज तक उसके दुष्परिणाम। सिविल डिफेंस काम नहीं करता, सिविल डिफेंस को पैसा नहीं दिया जाता, सिविल डिफेंस को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं देश में। और सिविल डिफेंस के आईएएस की पनिशमेंट पोस्टिंग होती है सिविल डिफेंस का अधिकारी बनाकर। मैं उसी पर आ रहा था कि सिविल डिफेंस जब डिफेंस का काम ना है तो उसमें आईएएस क्या कर रहा है? बख्शी जी जैसा लोग, जो सेना के रिटायर्ड लोग या वर्किंग लोग क्यों नहीं कर रहे, उसके फंक्शनिंग पर चर्चा नहीं। मेरा फिर से एक बार है, हमको बीइंग ए जनता, हम तो जात के नाम पर वोट मांगते हैं, क्षेत्र के नाम पर वोट मांगते हैं, आरक्षण दो आरक्षण ना दो पर मांगते हैं, किसान फसल खरीदे। हमें इन विषयों को क्या राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए बख्शी साहब? हमको क्या इस विषय पर, हमें बीइंग ए सिविलियन मुझे क्या करना चाहिए? अपनी सरकार से मांग करनी चाहिए या अपने लोगों को समझाना चाहिए कि भाई देखो, अगर बम चल जाए तो तुम बख्तर ना हो तो कम से कम अपने तख्त के नीचे ही चले जाओ। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय बताइए जो बम्बिंग के टाइम हमें फायदा करे, हमारे दर्शकों को फायदा। देखो ऐसा है, ये एक अकेले आदमी का काम नहीं होता, इसको मिलजुल के ग्रुप में संस्था बना के काम किया जाता है। वो संस्था बनी हुई है सिविल डिफेंस, और कई सिविल डिफेंस वाले अच्छी तरह भी काम करते हैं। कई सिविल डिफेंस वालों को पता नहीं होता क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। तो अगर आपके पास में प्रावधान है कि गवर्नमेंट के ऑफिस को आप अवेक करिए, उनको जागरूक करके उनको कहिए कि सिविल डिफेंस को थोड़ा और पॉलिश अप करिए, उनके अंदर स्फूर्ति डालिए, उनमें जान डालिए, उनको ढंग का आदमी बनाइए और जनता की ट्रेनिंग शुरू करें, जनता को लेक्चर्स दें, कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह को इस साथ में लगा के इस्तेमाल उनको करें, ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे और उनकी ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस करवाएं। सिविल डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, अगर देखने में बहुत बड़ी है और उनके पास में बहुत सामान इत्यादि है, पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब उनकी जिसकी ट्रेनिंग नहीं होगी वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा? तो उसको पता ही नहीं है क्या करना, उसको पता नहीं उसकी ड्यूटी क्या है, किसी ने सोचा भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो ये अगर आपका प्रावधान है कि आप गवर्नमेंट के ऑफिस को थोड़ा सा जाके उनको कहिए, सुनने वाला आदमी आपका 3 दिन में काम शुरू कर देगा, क्योंकि सब कुछ है पड़ा हुआ, पर ये किसी को करना पड़ेगा। सिविल डिफेंस बहुत जरूरी चीज है, और ये तो अगर नॉर्मल बाढ़ वगैरह भी आ जाए तो सिविल डिफेंस बड़ी अच्छी काम कर सकती है। लोग अगर ये जो दंगा फसाद हुआ था, अभी जो ईस्ट दिल्ली में दंगा फसाद हुआ था, अगर सिविल डिफेंस होती तो बहुत फर्क पड़ता। सिविल डिफेंस का बड़ा जरूरी होता है, पर अभी इसके बारे में सिर्फ हम और आप ही बात कर रहे हैं, लोग बात भी नहीं करते। तो इसीलिए बख्शी साहब, आपको जान करके खुशी होगा कि मेरा जो वीडियो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग होता है, और कई बार मेरे वीडियो पर रिप्लाई आया है। कोई चीज अगर मैंने कोई ऑब्जेक्शनेबल बोल दिया है, क्योंकि आमतौर पर मैं जो बोलता हूं तो सरकार की खिंचाई का अगर कोई गुंजाइश होता है तो मैं छोड़ता नहीं हूं। कई बार उसका रिप्लाई आया है, तो आप ये समझिए कि जो आप कह रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को टैग हुआ है। उसके अधिकारी आज नहीं तो कल देखेंगे, खासतौर से जब आपका फोटो देखेंगे तो समझेंगे कि आप कुछ बढ़िया दे रहे हैं। मेरा हेडिंग भी बड़ा बढ़िया है कि युद्ध के बाद की हालातों पर चर्चा, मतलब युद्ध अगर हो तो उस पर क्या चर्चा है, तो आप ये समझिए कि करें। देखिए तो हाँ बोलिए। तो ये जो है, और आप मान के चलिए कि अगर अभी युद्ध की जब बात हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। पर मेरा एक ही चीज है कि जो सिविल डिफेंस में काम कर रहा है उसकी जो पूरी की पूरी जो जिसको कहते हैं ना कि कार्य कुशलता पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्या करें। और बताने की कोई जरूरत ऐसी मुश्किल नहीं है कि कोई बहुत ये एटॉमिक्स फिजिक्स नहीं है कि आपको कहीं जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं, और एक फौजी को अगर आप वहां पर दोगे तो वो एकदम से बता देगा आपको कि क्या 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 करना चाहिए। ओनली थिंग इज कि इसकी रेगुलर अभी हमारे को एक्सरसाइज होनी चाहिए,
रेगुलरली इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए, तो अपने आप ही ये जागरूकता फैल जाती है। तो पर एक बात मान के चलिए कि लड़ाई होती है आमतौर पे, हम अगर चीन से लड़ रहे हैं, मैं बता दूं चीन का सिविल पे अटैक करने का कोई भी अभी तक ऐसा उनकी एटीट्यूड नहीं है। वो मिलिट्री टारगेट पे अटैक करेंगे। जिस कम्युनिटी में हेट्रेड होती है यानी घृणा होती है, वो एक दूसरे को कल्चरली अटैक करते हैं। पर जिस कम्युनिटी में सिर्फ नॉर्मल लड़ाई होती है, वो सिर्फ फौजी ठिकानों पे अटैक करते हैं। मैं आपको बता दूं, हम पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाई लड़ चुके हैं, अभी तक कोई भी ऐसा मौका नहीं था कि उन्होंने हमारे मंदिर पे अटैक किया और हमने उनके मस्जिद पर पाकिस्तान में अटैक किया कल्चरल ऑब्जेक्ट पे। ये नहीं करते, फौज की ट्रेनिंग होती है इसलिए नहीं करते। पर कोई मनचला आदमी, जब इंटरनल फाइट्स होती हैं एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी में, वहां पे ज्यादा ये मामला चलता है। चाइना के साथ में भी ऐसा ही होगा। पर जो वेपन्स होते हैं वो इतने घातक होते हैं कि अगर आपने करेक्ट जगह पे टारगेट पे भी वेपन डाला है, उसका जो कोलैटरल डैमेज का इफेक्ट होगा वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सरकार को, फौज को कहा जाता है कि आप अपने डिफेंसेस सिविल से दूर बनाइए, आप अपनी फौज को सिविल से दूर रखिए, मतलब सिविल को अपनी फौज से दूर रखिए ताकि उनके ऊपर असर ना पड़े। पर जैसे कि प्रॉब्लम आती है, आपने यहाँ पे एयरफील्ड बनाई हुई है, दुश्मन तो पालम पे अटैक करेगा, दुश्मन तो हिंडन पे अटैक करेगा, पर आपकी सिटी चारों तरफ बन गई है, फिर क्या होगा? दुश्मन ये तो अटैक तो नहीं रोकेगा, वो तो फिर भी करेगा। तो ये प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा सा अब रीप्लानिंग जब होगी तो हमारी गवर्नमेंट जरूर करेगी कि अब हमको ये सब प्रावधान लाने पड़ेंगे, नहीं तो हम, पर मान के चलो कि लड़ाई नहीं होगी, हम कहते नहीं होगी, और ऊपर वाला लड़ाई टाल दे तो अच्छा है, मैं ये कहता हूं, पर हमको तैयारी पूरी होनी चाहिए। मतलब कि आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही डरावना है और चिंता योग्य बात है कि हम डिफेंस के बीच में नहीं, डिफेंस के साथ बस रहे हैं। जैसे दिल्ली, आपने पालम का नाम लिया, हिंडन, दोनों तरफ अगर पालम और हिंडन पर कोई बम्बिंग हो जाती है तो फिर तो दिल्ली में रहा नहीं ना, फिर तो खत्म ही मामला है। इसका ऑप्शन क्या है? मान लीजिए कि कल आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं या मैं बन जाता हूं, तो पहला, या मेरा बात प्रधानमंत्री सुन रहा हो हम दोनों की बात, मान लीजिए अभी मोदी जी फ्री बैठे हो और उनको टैग किया वीडियो, 4 मिनट सुन लिया, उनके लिए की लाइन क्या होगा कि बस्ती तो हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो गरीब लोगों ने अपने मेहनत से आशियाना बनाया, वो तो बिल्कुल, तो क्या हम डिफेंस को कहीं सुदूर बने? अभी भी अगर सिविल डिफेंस के स्टेप्स उठाए जाएं तो अभी भी आराम से हो सकता है। अब हर एक कॉलोनी में बंकर बना दीजिए, बड़े 2 बंकर बना दिए हर एक कॉलोनी में, कि सायरन बजा, आप वहां चले जाइए, आप सब लोग बस सायरन बजा। जिस तरह से कम्युनिटी सेंटर होती है बनी है, उसे कम्युनिटी बंकर बना, वो अंडरग्राउंड होता है। और हर एक, अगर आप अपने हर एक कॉलोनी के RW को कहिए कि आपके यहाँ पे बंकर नहीं है, सरकार को रिपोर्ट करिए और अपने अपने बंकर्स बनवाइए, ताकि हर एक कम्युनिटी में, हर एक कॉलोनी में अपने अपने बंकर हो, ताकि जैसे कि चाहे गरीब से गरीब की कॉलोनी क्यों ना हो, एटलीस्ट बंकर में घुस गए तो कम से जब तक बम का इफेक्ट है तब तक है, उसके बाद बाहर निकल आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घंटे 2 घंटे। एक प्रश्न बनता है कि अगर भूमिगत रहन सहन ही बम्बिंग के टाइम में सुविधा है, तो जो हमारे दिल्ली में इतने मेट्रो भूमिगत गए हुए हैं, तो वो क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं विषम परिस्थितियों में? अगर बम्बिंग होती है तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे राजीव चौक का है या हर जो छोटे मोटे है, वो क्या इस्तेमाल में आ सकते हैं? 1% ऐसा सरकार ने सोचा तो जरूर होगा, या हमारे माध्यम से लोग सोचे कि अगर बम्बिंग होती है तो आप नजदीक के मेट्रो स्टेशन में बेसमेंट में चले जाइए, क्योंकि वो तो खुला बेसमेंट है। दिल्ली के हमारे पालिका पूरा बेसमेंट है। देखिए प्रभात, आपने बिल्कुल, राकेश साहब बिल्कुल ठीक का बात कही, आपने बहुत पते की बात करी है। मैं काफी आश्चर्यचकित हूं कि आपने कैसे ये बात सोची है, बहुत बढ़िया सोची है। मेट्रो किस लिए है? मेट्रो को हाँ थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी,
कि अगर आपको मेट्रो के अंदर शेल्टर लेना है, भाई मेट्रो में ट्रेन भी चलती है, तो आपको इस तरीके से अब मेट्रो बनाने शुरू करने पड़ेंगे कि जो टनल बनती है उस टनल में ऐसा हिस्सा हो कि साइड में और एक्सटेंडेड हो, ताकि वहां पे लोग जाके लेट सके। 8-9 घंटे 10 घंटे रहना है तो आराम से बैठ सके, लेट सके कम से कम, और रात को सोना हो तो उस तरीके की बात हो। शायद टॉयलेट की बात भी आएगी, पानी के सप्लाई की बात आएगी, खाने के सप्लाई की बात आएगी। अब जैसे पहाड़ों में टनल बनी है, वो उधर कश्मीर में बन रही है, उस टनल में दुश्मन के लोग भी घुस रहे हैं, तो उन ऐसी जगहों का थोड़ा हिफाजत रखें, उनके अंदर आपके लोग भी जाके रह सकते। खैर उस जगह पे तो सिविलियन बहुत कम है, पर अपने इधर उधर रेलवे की टनल्स हैं, मेट्रोस हैं, ये सारी की सारी हैं। जैसे आपने जो कनॉट प्लेस में कौन सी मार्केट है, पालिका बाजार, वैसी चीजें आप बनाइए। अब पालिका बाजार में एक रात में जाओ, पता भी नहीं चलता यहाँ पे कुछ है, नीचे आप बनाओ, वैसी चीजें होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिटी रह रही है, खाना पीना भी है, लोग रह भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, और ऊपर से घास उगी हुई है, बिल्कुल ठीक। ऐसी चीजों का फैशन हो जाना चाहिए ताकि ये आगे काम में आएंगी और बहुत बहुत जरूरी होगी। कल कोरोना का जैसी चीज, बीमारी का प्रकोप आता है या कुछ और चीज होती है, उसमें भी काम आ सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि कब व्यर्थ गया सदुपाय भला, अच्छा जो सदुपाय होता है वो व्यर्थ नहीं होता। बख्शी साहब, आपका आशीर्वाद से, आप सबों की दुआओं से, मैं जब ये मेट्रो लाइन दिल्ली में बना ना, उस वक्त मल्लालाल खुराना साहब लोग से हम लोगों के बहुत बड़े सम्मति अच्छा था, तब ये पता नहीं था मेट्रो क्या बना। जब ओवरहेड मेट्रो बना ना, तो ये छोटे से दिमाग में एक बड़ा सा ख्याल आया। मैं मंगू जी को मिलकर के एक बात बोला कि अब अगर मेट्रो बना रहे हैं तो क्यों ना उसके साइड में एक और बाजू जोड़ दिया जाए। मान लीजिए मुझे लाजपत नगर से पंजाबी बाग जाना है, तो मेट्रो के पैरेलल मेरी गाड़ी ऊपर फ्लाईओवर पर चले और पंजाबी बाग जाए और जगह जगह पर उसको उतरने की व्यवस्था हो, तो हमारी सड़कें फ्री हो जाएंगी और उतने ही पैसे में मेट्रो भी चलेगा और ट्रैफिक की समस्या से भी निजात हो जाएगी। उस वक्त मुझे जवाब मिला कि मेट्रो इसीलिए बना है, किया जाएगा। तो मैं बोला कि मैं इसको सरकार को लिख रहा हूं, तो मैंने सरकार को लिखा है, आपको चिट्ठी भेजूंगा सर। तो सरकार के रिप्लाई याद है कि आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री कहां से है? मैं बोला मैं तो 8वीं में 8 बार फेल हुआ, उठा टेपू, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो फिर बोला यार मेट्रो की कमाई मरवाओगे क्या? हम तो मेट्रो कमाने के लिए बने हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो मेरा थॉट जयपुर में इस्तेमाल हुआ। जो जयपुर मेट्रो बनी है ना सर, उसमें साथ में रेल के साथ साथ सड़क भी गया हुआ है। इसमें मुझे बड़े संतुष्टि है कि मेरे एक थॉट का इस्तेमाल सरकार ने किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब घंटा भर होने वाला है, आपसे आधे घंटे का अनुरोध करके आया था, आपको 1 घंटा तक परेशान किया। मैं एक अंतिम आपसे बात पूछ रहा हूं कि एक कीवर्ड अपने देशवासियों को कि राकेश परमार जैसा अनपढ़ मूल आदमी को क्या करना चाहिए, सरकार को सिविल डिफेंस में क्या डिफेंस के पुराने लोगों को एकोमोडेट करके उनको ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए, क्या करना चाहिए? अंतिम वाक्य, वीडियो बंद करना चाहिए। देखिए ऐसा है, आपने ये जो बात कही, दूसरी बात, सिविल डिफेंस तो होगी, पर ये जो इतने फौजी हैं, ये इनका जो एक्सपीरियंस है इसको व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहां इस समय फौजियों को हुक्म दिया जाए कि अब लड़ाई के दौरान आप लोग इन और ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ अंडर द आर्मी एक्ट हो, आप अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहन के आइए, आपको जो जो काम हमको देना होगा हम आपको देंगे। और ये नहीं, ठीक है उम्र के तकाजे से काम देंगे, ये नहीं कि आपको कहेंगे कि अब आप बैटलफील्ड में बैठ कर चार्ज करिए, वो भी कर सकते हैं, पर क्वेश्चन ये वो व्यर्थ नहीं देंगे। पर ऐसी जगह जहां पर तजुर्बा काम आए, जैसे कि सिविल डिफेंस को ऑर्गेनाइज कराना है, जैसे कि रिफ्यूजी कैंप चलाना है, फिर बड़े रिफ्यूजी भागेंगे उनका भी। अब देखिए बात निकलती है, जब लड़ाई होती है तो लाखों की तादाद में लोग इधर से उधर जाते हैं, उनको देखना, उनकी हिफाजत करना, उसके लिए आपको लोगों की जरूरत होगी और कईयों को जरूरत होगी। कॉन्वॉय को मूव कर रहे हैं, उनकी मदद करना, डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह की गार्डिंग करनी है, ये सारी की सारी चीजें
जो हैं उसमें योगदान दे सकते हैं। और जैसे आप सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं, उसमें तो बहुत अत्यधिक योगदान होगा। और इसलिए मैं सिविल डिफेंस से क्या होता है कि जो लोगों का विश्वास बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। अगर सिविल डिफेंस की जब बात होगी तो लोगों को पता चल जाएगा, देखिए हमारी कितनी परवाह हो रही है, लोगों की जान की परवाह हो रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिटीजन में आती है, बच्चा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। ये बहुत जरूरी है। मतलब जो मैं समझ पाया पूरे 1 घंटे के अपने आपके दिशा निर्देश को, कि सबसे पहले आप सरकार पर देखिए, मेरा अमूमन बहुत, मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं, मैं एक जगह रहा करता, मेरा एक ऑफिस था, ऑफिस के ठीक सामने मैं जब अपने गाड़ी से उतर के आया ना, तो एक साइकिल वाला है, उसमें थोड़ी सी पानी थी, उसमें उसके गचकी में आया और मेरा पैंट को खराब कर दिया। अब मेरे पास, मैं मंत्री को फोन करता, अफसर को चिट्ठी लिखता, रिक्शा वाले को 20 रुपए दे, वो मलबा डाल दिया। हमारा सामने वाला फैक्ट्री बोला कि आपने क्यों किया? मैं तो चीफ सेक्रेटरी को फोन किया था। मैं बोला सर, आपका चीफ सेक्रेटरी जाने वाला है, जब तक उसकी फाइल आएगी ना तब तक ये गड्ढा और बढ़ जाएगा। 20 रुपए में भर गया। तो मेरा अपना सोच है कि आप सरकार के जगह स्वयं भी क्या करें। मैं जो समझ पाया हूं वो आपके अनुभव के आधार पर, कि सबसे पहले हमें सरकारों पर यह दबाव बनाना चाहिए कि जो कम्युनिटी पार्क है, जो दिल्ली के हर बड़े कॉलोनियों में पार्क बना है, कम से कम उसमें एक बंकर बनाया जाए। अगर कल, जो मेरी बात लोग सुन रहे हैं, अगर कल को घर बना रहे हैं, वो बेसमेंट जरूर बनाए, बाकी टाइमों में उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल करें, और जब इस तरह की वार की सिचुएशन आए तो रहने के रूप में इस्तेमाल करें, तभी हमारा जीवन होगा। क्योंकि हमने कोरोना में यह देखा है कि हम असहाय थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस टाइम राकेश परमार और बिरला जी दोनों की स्थिति बराबर है, सबके सब डर के हमारे घर में दुबके हुए हैं। तो ऐसी स्थिति ना आवे, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि ये आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब जैसे फौजी लोगों का, जिनको अपार अनुभव है, इन लोगों का अनुभव का इस्तेमाल किया जाए, और सिर्फ सिविल डिफेंस को, सिविलियन को भी डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाए, ऐसे लोगों को अनुभव का फायदा उठाया जाए, तब जाकर के हम युद्ध या उद्ध जैसे विषम परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। कल किसी और मुद्दे पर आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब से मैं आप सबों के लिए मार्गदर्शन लूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और प्रफुल्ल साहब को सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।